बिल्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है और वो लोग पैसा ले रहे हैं, तो पुलिस भी मान रही है चीटिंग है, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं ली, तो पुलिस इनको प्रोटेक्ट करेगी? मुझे तो लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए ना, हमारा पॉडकास्ट लीगल है, आप बिल्कुल डरिए मत, बोलिए। नदीम सैयद, अतिका सैयद, दोनों हस्बैंड वाइफ है। भरत यादव, सोनल भट्टी बंगेरा, शालू लालवानी, और जो इनका ऑडिटर था शिरके, तो जो है, तो इसके अकाउंट में कितना कैश गया है, कैश और चेक? प्लस इसमें सोनल भट्टी बंगेरा के अकाउंट में भी गए हैं। बैंक स्टेटमेंट दिया है। पूरा एफआईआर ही टेक्निकल के ऊपर है। इसमें मम्मी थोड़ी स्ट्रांग है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से है, और अभी मतलब जो मुझे वाइफ से ताने मिलते थे, तो अभी तो वो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि ये फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ में एफआईआर के ऑर्डर लेके आया। बिल्डिंग वालों में से किसी ने एक ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। हमने एक्सपोज किया था कि पुलिस हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रही है। न्यूज आने के बाद फिर ये लोग चिढ़ गए। इन लोगों ने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ 23 लोग और थे, लेकिन जब मैडम पे अटैक हुआ तो सब भाग गए। हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है अजय धायगावे। हेलो। और अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, हम मौका देंगे हमारे गेस्ट को बोलने का। तो अजय बताइए आपके बारे में। मेरा नाम अजय धायगावे है, पर्सनल सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 23 साल का है। ये इंडस्ट्री में मैं एक्चुअली मेरे डैड की वजह से आया। मेरे डैड आर्मी में आपके डैड भी क्या फिटनेस ट्रेनर थे? नहीं, मेरे डैड आर्मी में थे। क्या था, बचपन से ही मुझे वो साथ में अपने साथ रनिंग के लिए लेके जाते थे, तो तब से मुझे एक्सरसाइज फिटनेस का जो था मुझे पसंद है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने, बट मेरा इंटरेस्ट ज्यादा एक्सरसाइज फिटनेस बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज्यादा हुआ। तो आपके डैडी के बारे में बताइए, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि आपके डैडी आर्मी मैन थे, तो उस बारे में मुझे डिटेल बताइए। जी, मेरे डैड तो शुरुआत में मतलब किसान ही थे, बट फिर बाद में उन्होंने 1968 में आर्मी ज्वाइन की। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी वो थे, और लगभग 1980 हाँ एकदम, तो और 1986 में रिटायर हुए। उसके बाद भी वो बहुत एक्टिव थे। जैसे हमारे गांव में आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे वो, तो आरटीआई के लिए लोग उनसे सलाह मांगने के लिए आते थे, और मतलब बहुत एक्टिव थे वो। जी, आरटीआई के बारे में आप लोगों ने मेरे खुद के पर्सनल चैनल पे देखा ही होगा, आरटीआई कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम हर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और आई थिंक अजय ने भी बहुत सारे आरटीआई फाइल किए। जी, आरटीआई फाइल की, अपील फाइल की। जी, मेरे डैड से मुझे गाइडेंस मिला, प्लस मैडम ने भी मुझे बहुत गाइड किया कि आरटीआई सही तरीके से आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे आपको सटीक अगर जानकारी चाहिए तो कैसे आपको आरटीआई फॉर्म ये करना है, प्लस अपील कैसे करनी है, सब मुझे गाइडेंस अच्छे से मिला। थोड़ा सा आपके डैडी के बारे में जानना चाहूंगी कि मतलब आपके डैडी, आपने बोला कि एक आर्मी मैन थे, डिसिप्लिनरी थे, आप भी उनसे डिसिप्लिन सीखे हैं। जितना मैंने भी आपको जाना है इतने सालों में, तो ये जाना है कि पंक्चुअल है आप, डिसिप्लिन है आपके अंदर, और मतलब आपकी पर्सनैलिटी को देख के भी कोई भी पहचान जाएगा कि हाँ मतलब ये बंदा सेंसिटिव और डिसिप्लिनरी है। तो आपके डैडी की कोई स्टोरी जिससे मालूम पड़े कि उन्होंने खुद के लिए नहीं, एक समाज के लिए काम किया? ऐसा एक एग्जाम्पल डेफिनेटली है। जैसे हमारे सोसाइटी में एफएसआई का इश्यू था। सोसाइटी ने कुछ एफएसआई बांटने में झोल किया था। सोसाइटी का नाम क्या है आपकी? सालुंकी विहार। तो सालुंकी विहार सोसाइटी कहाँ है? ये कोंडवा वानवडी के बीच में आता है। अच्छा, वो जो एनआईवीएम पे सालुंकी विहार सोसाइटी है। तो वहां पे कैसा है, आर्मी सोसाइटी है, तो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का रूल था कि छोटे घरों को ज्यादा एफएसआई अगर बच जाए तो ज्यादा एफएसआई छोटे घरों को बांटना चाहिए। बट इसमें जो कमेटी मेंबर्स है उन्होंने झोल करके बड़े घरों को एफएसआई बांट दिया। तो इस खिलाफ मेरे डैड ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में केस की। वो केस किए तो फिर कमेटी ने हमको जो मेरे बिल्डिंग के लोग हैं सबको बराबर एफएसआई जो है वो बढ़ा के दे दिया जो रूल के हिसाब से है। बट इसमें क्या हुआ, मेरे डैड का बहुत खर्चा हुआ। तो मेरे डैड ने बोला कि मैं कोर्ट में गया हूं और मेरी वजह से पूरे जो फ्लैट ओनर्स है सबको बेनिफिट हुआ है, तो सिर्फ आप मेरा जो कोर्ट का खर्चा हुआ है वो आप मुझे दे दो। उसमें क्या, डैड का बहुत वक्त भी चला गया, प्लस आप हर तारीख में कोर्ट को जाते हो। डैड बोले मेरे झंझट तो छोड़ो, सिर्फ आप मेरा जो खर्चा हुआ है वकील का कोर्ट का वो आप मुझे दो। तो वो देंगे बोले, लिख के भी दिया एक कागज पे। फिर भी आज तक किसी ने, वो बेनिफिट तो मिल गया उनको, एफएसआई बढ़ा के मिल गया, पर किसी ने खर्चा नहीं दिया। सबने बेनिफिट ले लिया। लेकिन जी, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ते। जी, हम अगर लड़ते हैं तो उससे दूसरों की जात को भी फायदा होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे चैनल पे देखते होंगे छोटे मोटे सोशल इशू मैं भी उठाते रहती हूँ, अजय धायगावे भी उठाते रहते हैं।
तो आज इंट्रोडक्शन के बाद अब हमारा जो सेकंड पड़ाव है वो जाएगा अजय की लीगल बैटल के ऊपर। अजय धायगावर ने भी एक बहुत ही क्रिटिकल और क्रुशियल एक लीगल बैटल जीती है 4.5 साल के बाद। तो कैसे जीती है और उनका क्या स्ट्रगल था वो हम जरूर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम अजय धायगावर से कुछ सवाल पूछेंगे जो कि है सोसाइटी के मेंटेनेंस के रिलेवेंट। तो अजय जी, आपकी रिसेंटली एक एफआईआर आई है जी, और उस एफआईआर के बारे में आप ही की जबानी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दीजिए। जी, एफआईआर के लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ी है, 4.5 साल लग गए। सनशाइन हिल्स फेज 2 में मैंने मेरा फ्लैट लिया 2016 में। तो 2016 से लेकर मैं हर साल मेंटेनेंस पे करता हूँ। तो हर साल मेरा वन शॉट पेमेंट जाता है, एक साल का मैं एक साथ ईयरली मेंटेनेंस भरते हैं आप? ईयरली एक साथ में पे करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, 2021 में कुछ लोगों ने मेंटेनेंस के बारे में सवाल पूछा कि कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आई, तो मेल किए कुछ लोगों ने। तो मैं ये मेल सब पढ़ रहा था। तो मैं भी उसी बिल्डिंग में रहती हूँ। तो याकूब शेख, अजय धायगावे और हमारे साथ कितने लोग थे? 22-23 लगभग 22-23 लोग थे। हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, जागो सनशाइन जागो। जी जी जी। और वो ग्रुप में सब थे, डिस्कशन था, बहुत मोटिवेट थे। बताइए उस बारे में कुछ। तो 22-23 लोग, तो हम लोग सब एक साथ आए, तो सवाल सबने किया। मैं भी देख रहा था कि मेंटेनेंस के लिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो उस वक्त 2021 में मुझे 2 लोगों के कॉल आए। एक थी सोनल बंगेरा, जो उस टाइम पे मेंटेनेंस का सब देख रहे थे, कमेटी मेंबर थी। और एक नूर मैडम का मुझे फोन आया था। तो सोनल बंगेरा ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की थी, मैडम ने मुझे नॉर्मल कॉल की थी। तो थोड़ा उसमें एक शक आ जाता है कि अगर किसी को अगर चाहिए कि आपका कॉल रिकॉर्ड ना हो तो आपको व्हाट्सएप कॉल करेगा। तो इसमें क्या हुआ, सोनल बंगेरा ने बोला कि ऐसा ऐसा है, कोई इशू नहीं है, सोसाइटी के खाते में पैसा ही नहीं है, कहां से झोल होगा वगैरह वगैरह। मैंने सब बात सुन ली। उसके बाद मैडम का मुझे फोन आया, मैडम ने नॉर्मल कॉल किया। मैडम ने सब मुझे समझाया कि ये इतना मैंने सिर्फ आपको ही कॉल नहीं किया था, जितने भी लोग उस वक्त सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ। और उनको जवाब नहीं दिए जा रहे, मैंने सबको कॉल किए थे। जैसे प्राजक्त परदेसी हो गए, इलियास मखदूम हो गए, फिर एक अविनाश गुरव थे, फिर एक और एडवोकेट हमारी बिल्डिंग के है, कोई रिजवान नाम है। जो हम लोग 22-23 लोग जो ग्रुप में थे, मैंने सबको कॉल किया था। इसमें कैसा है, अभी 2 कॉल सुनने के बाद कोई पढ़ा लिखा आदमी की जरूरत नहीं, खुद बुद्धू आदमी भी समझ जाएगा कि अगर मैटर को रिजॉल्व करना है तो जिसके ऊपर उंगली उठी है उसने बस अकाउंट दिखाओ और रिजॉल्व करो मैटर। लेकिन अकाउंट दिखाने के बजाय वो इशू को और कहीं तो भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैडम को चेयरमैन बनना है, इसीलिए वो इशू उठा रही है। मतलब इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा था। और ये हमारी बिल्डिंग में नहीं, ये हर बिल्डिंग में होता है। तो अभी हम आएंगे हमारे सवाल नंबर 2 पे। तो आप शॉर्ट में बताइए कि वो फ्रॉड क्या था? ये फ्रॉड में देखा मैंने कि इन लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। किन लोगों ने? भरत यादव, नदीम सैयद। हमारी एक मीटिंग हुई थी दिसंबर में 2021 में, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें भरत यादव ने एक्सेप्ट किया है कि उसने मेंटेनेंस के पैसे जो है अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया है। उसके बाद फिर हमने उनको स्टेटमेंट मांगी, फिर आज तक उन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं है उसके खिलाफ। हाँ, मतलब ये जो मीटिंग हुई थी 19 दिसंबर को हुई थी। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो उस 2 घंटे की मीटिंग का कंक्लूजन हम सब थे। मैं भी थी, आप भी थे, याकूब भी थे, प्राजक्त भी था, जितने लोगों को सवाल पूछना था। वो गुरव भी आया था, उसकी वाइफ भी आई थी, कई लोग थे। तो मेंटेनेंस कैसे इलीगल है और कैसे लीगल है, इस बारे में थोड़ा बताइए आप। मेंटेनेंस इलीगल और लीगल कैसा है कि आप अगर मेंटेनेंस पे करते हो और अगर आप उसका हिसाब मांगते हो और आपको हिसाब दिया जाता है तो ठीक है, आपको पता है कि आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे पे करना है, वो उसका हिसाब भी, ट्रांसपेरेंसी जब रहती है तो वो लीगल है। लेकिन अगर आप पैसे भर रहे हो और अकाउंट जो सोसाइटी का माइनस में जा रहा है और आप सवाल भी नहीं पूछ सकते उसके ऊपर कि हमको हिसाब दिखाओ, तो इलीगल हो गया, फिर एक्सटॉर्शन हो गया। फिर उसके ऊपर कैसा हुआ कि हम लोग पुलिस के पास भी गए इस मैटर के लिए, पुलिस ने इसमें हमको कोई हेल्प नहीं की। फिर उसके बाद हम लोग जब नहीं, एक्सटॉर्शन कैसे हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना व्यूअर्स को। एक्सटॉर्शन तो है, क्या होता है, जब मैंने कहा कि हमको मेंटेनेंस का जो हिसाब दिखाओ, तो हिसाब नहीं दिखाएंगे बोले, तो उन्होंने मुझे एक एक्सटॉर्शन का लेटर भेजा, एक लेटर हेड पे। अगर आप देखेंगे तो आपको लेटर हेड पे या स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा ये लेटर। इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है लेटर हेड पे वो फेक दिया हुआ है। प्लस इन्होंने
कहा है कि दे हैव द अथॉरिटी, द कमिटी हैज द अथॉरिटी टू कट डाउन द इसेंशियल सर्विसेज। पानी आपका कट कर देंगे अगर आप मेंटेनेंस पे नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप कोऑपरेटिव है तो भी आप किसी की मतलब सर्विस कट नहीं कर सकते, इवन दो वो डिफॉल्टर भी है तो भी। जी, तो यहाँ आप डिफॉल्टर थे? नहीं, यहाँ पे मैं डिफॉल्टर नहीं था। उस वक्त आप डिफॉल्टर थे? नहीं, उस वक्त मैं डिफॉल्टर नहीं था, मैं हर साल का पेमेंट पे कर रहा था जी। तो ये एक्सटॉर्शन इसलिए कि मैं जब मांग रहा हूँ हिसाब और आप बोल रहे हो कि मैं पानी कट कर दूंगा, तो ये एक्सटॉर्शन हो गया। ये सॉरी अजय जी, थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, व्यूअर्स को मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जो हम जो इशू पे जो बना रहे हैं, हमारा सोसाइटी का जो कोर इशू, ये सिर्फ हमारी बिल्डिंग में नहीं है। ये अगर आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर पुणे में यही चल रहा है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि ये इशू जब हुआ तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या लिया? जी, सबसे पहला स्टेप तो पुलिस के पास गए, जैसे मैंने बताया। तो पुलिस ने इसमें कुछ हेल्प नहीं किया। फिर हम लोग डीडीआर के पास पुलिस के पास क्यों गए? कोऑपरेटिव कोर्ट में क्यों नहीं गए? डीडीआर में क्यों नहीं गए? जी, अभी पुणे में बहुत सारी सोसाइटीज है जो अनरजिस्टर्ड है और वहां पे सब तरफ यही चालू है कि सेविंग अकाउंट में या उसमें पैसे जो है मेंटेनेंस देख रहे हैं, वो सब अपने अकाउंट में पैसे ले रहे हैं या कैश में पैसे निकाल रहे हैं। और लोगों को अवेयरनेस कम है तो लोग उनके ऊपर सवाल लोगों को पता नहीं कि एक्शन लेना क्या है इसके ऊपर। तो लोग क्या इसमें चुप बैठ जाते हैं कि चलो जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। तो अभी जो आपकी बिल्डिंग है वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? किसी भी एक्ट में रजिस्टर नहीं है बिल्डिंग। क्या होता है मतलब आप थोड़ा बताइए, जो हमारे व्यूअर्स है वो देख रहे हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, कि कैसे मालूम पड़े मैंने बिल्डिंग में घर तो ले लिया है लेकिन ये रजिस्टर्ड है नहीं है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए आप। कंडोमिनियम क्या होता है? कंडोमिनियम ये होता है कि आप फ्लैट ओनर हो तो फ्लैट के अंदर आपके राइट्स है, आप घर के बाहर, आपके दरवाजे के बाहर आपके कोई राइट्स नहीं है। मतलब सिर्फ 4 दीवारी में मेरा राइट्स है जी। आप घर के बाहर कॉरिडोर में मेरा राइट्स नहीं है। कल को अगर आपके दरवाजे के बाहर बिल्डर कोई सामान रखता भी है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो कंडोमिनियम में यह है कि फ्लैट के अंदर आपका ओनरशिप राइट्स है, फ्लैट के बाहर आपका कुछ नहीं है। फ्लैट के बाहर नहीं है, नीचे की जमीन पे नहीं कुछ है। नहीं आपका। कल को कोई नेचुरल क्लैमिटीज आया, डिजास्टर आया और बिल्डिंग आपकी गिर गई तो फिर आप आपका बोझा बिस्तर लेके आपको जाना है। मतलब आप एज अ पगड़ी सिस्टम रह रहे हैं। क्योंकि मुंबई वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो पता है आपको, मुंबई में पगड़ी सिस्टम चलता है। अच्छा। उसमें एक सर्टेन अमाउंट आप देते हैं लैंडलॉर्ड को, वो आपको बिल्डिंग बना के देता है, आप रहेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग गिर जाती है, रीडेवलपमेंट होती है, कुछ भी होता है तो आपके राइट्स नहीं है। आपके राइट्स सिर्फ 4 दीवारी के अंदर है। जी। तो ये तो वही हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूना में तो 80% कंडोमिनियम है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? कंडोमिनियम में मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिल्डर से आप जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करने के बाद ही रजिस्टर करके लो अपने, मतलब हैंड ओवर अगर लो तो तभी ही लो। जी तभी। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, मोस्टली पब्लिक जो हमारी है वो जॉब कर रही है, लोन ले रही है, घर ले रही है, सिर्फ लोन कर रही है। हर किसी का एक ही बोलना है कि क्यों झंझट पालना। ऐसा होता है कि हमको झंझट नहीं चाहिए, फाइटर का जन्म होना चाहिए लेकिन वो पड़ोस के घर में होना चाहिए, हम हमारे घर में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। बहुत सही बोला आपने। आगे सवाल पे बढ़ते हैं हमारे। अगर कोऑपरेटिव ये बिल्डिंग होती है आपकी या व्हाटएवर कोई भी बिल्डिंग, जो भी व्यूअर हमको सुन रहे हैं, और अगर वो कोऑपरेटिव में है और उनकी बिल्डिंग में सेम इशू हो रहा है, मतलब उनका चेयरमैन सेक्रेटरी ऐसे ही पैसे की धांधली कर रहा है और वो लोग समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जितना आपने आपकी जर्नी में समझा? जब कोऑपरेटिव हो तो एकदम आसान है। मतलब आप कोऑपरेटिव कोर्ट में आप केस कर सकते हो, वहां पे वो कोर्ट आपको एफआईआर का ऑर्डर दे देगा। जो हमको परेशानी हुई, रजिस्टर नहीं है, कॉन्डोमिनियम था, तो इस वजह से हमको बहुत परेशानी, 4.5 साल लग गए इसमें ये ऑर्डर लाने के लिए एफआईआर। नहीं, कोऑपरेटिव में तो एफआईआर तो दूर की बात है अजय जी। मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं ऐसे मैटर्स देखती हूँ। कोऑपरेटिव में ना आप डे 1 को जाते हैं ना, डे 1 को सस्पेंशन हो जाता है, कमेटी मेंबर सारे बाहर हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, पहले पूरा हिसाब दो, उसके बाद में अगर तुम कल्प्रेट पाए गए इमीडिएटली एफआईआर करो, एक्सपेल करो। जिंदगी में लाइफ टाइम कभी वो कमेटी मेंबर नहीं बन पाएंगे। जितने भी अनरजिस्टर्ड सोसाइटी पुणे में है, ये इसीलिए चल रही है क्योंकि कौन पूछने वाला है नहीं और कोई लॉ है नहीं। तो जितना भी पैसा लोग मेंटेनेंस के नाम पे दे रहे हैं, बस ये इनके अकाउंट में जा रहा है। अच्छा अजय जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप जो बिल्डिंग में रह रहे, आपने बिल्डिंग लिया 2016 में, आप खुद नींद से जागे 2021 में कह रहे मेरी बिल्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप कैसे जागे और आपने क्या स्टेप लिया और क्या एविडेंस आपको मिली जिस बेस पे आज तक आप खड़े? सबसे पहले तो मतलब मैं सोसाइटी की कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करता था। तो जब 2021 में कुछ लोगों ने मेंटेनेंस के बारे में पूछा, जब मैडम ने भी मुझे कॉल करके सब क्लैरिफाई किया, तब मुझे पता चला कि जो हैंडओवर लिया गया है वो ऐसे लिया गया, कोई रजिस्टर सोसाइटी हुई नहीं है। तब तक मुझे लगता था रजिस्टर है करके। तो और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा
कि व्हाट्सएप जो चैट्स है उसमें आप देख सकते हैं कि नदीम सैयद ने भी कुछ फेक सर्टिफिकेट दिखाया है, बोला कि ये हमारी सोसाइटी भी रजिस्टर है। लेकिन तो आपने भी तो एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था हवेली में, 500 पेज निकाले थे आपने, उस बारे में बताइए। 2021 में भरत जादव, नदीम सैयद, सोनल बंगेरा, इन लोगों ने ना, और इनके साथ और भी लोग, इन लोगों ने इतना रिपीटेडली झूठ बोला था कि सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो 90% मैं भी कन्विंस हो गया था कि सोसाइटी रजिस्टर्ड है करके। तो मतलब झूठ को एक तरीके से बोला गया, हाँ, झूठ सच लगने लगा जी। और फिर मैंने क्या किया, ये लोग लेटर हेड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेके मैंने सर्टिफाइड कॉपीज निकाली कि सोसाइटी एक्चुअल में रजिस्टर्ड है क्या, ये देखने के लिए। तो फिर जो नंबर निकालने के बाद मुझे पता चला कि ये नंबर पे सोसाइटी रजिस्टर्ड है ही नहीं, ये कंडोमिनियम एक्ट में कोई भी सोसाइटी है नहीं रजिस्टर्ड। ये 2 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो इन नंबर्स को ये लोग बोलते थे कि ये कोऑपरेटिव का नंबर है जी। और हमारे ग्रुप में तो ऐसे लोग जो लंदन अमेरिका से पढ़कर आए हैं जी, उन लोगों ने छाया मैडम जी, उन लोगों ने तो कांग्रेचुलेशन कर दिया, सब लोगों ने थम्स अप किया वो मैसेज को कि सोसाइटी रजिस्टर हो गई करके, और आज तक रजिस्टर है नहीं सोसाइटी। तो इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है जी, जी, जी। अब हम हमारे टॉपिक पे आएंगे कि आपको क्या लगता है कि एक कमेटी और एक फ्लैट ओनर के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एकदम एक वर्ड में बोलो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कमेटी जो है पैसा संभालती है, लोगों ने दिया हुआ पैसा संभालती है, हम देते हैं जी। और अगर समझो किसी को डिस्क्रिपेंसी लगती है तो इमीडिएटली उसको दिखाओ कि ये अकाउंट है, ये इनकम ये आया है, ये एक्सपेंडिचर है, ये दिखा दो, खत्म करो बात। ये ट्रांसपेरेंसी का रिलेशन होना चाहिए, जिसमें आपका विश्वास बना रहे। नहीं, ये भी कर सकते ना कि भाई आप क्वार्टरली जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो भी आपका है वो बैलेंस शीट को आप लिस्ट के पास लगा दो, जिसको देखना है देख लो। चोरी किस बात की, डर किस बात का है ना, ये भी कर सकते, ये भी एक बेस्ट है ये आप। और आपको क्या लगता है, आपको क्या एडवाइस देना चाहिए व्यूअर्स को मेंटेनेंस के बारे में? जब वो लोग सवाल पूछे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेंटेनेंस के बारे में पूछेंगे, समझो जहां पे झोल है तो वो लोग आपको पहली बात तो मेंटेनेंस का कुछ दिखाएंगे नहीं, प्लस वुमेन पावर का इस्तेमाल करेंगे कि वो वुमेन पावर जी, मतलब औरतों को आगे कर देते झगड़ा करने के लिए। मतलब मेरे पे भी झूठे एनसी केस हुए हैं, आतिका नदीम सैयद, इन्होंने एनसी झूठी की है कि मैंने आप शब्द यूज किया, हालांकि मैंने पुलिस को भी दिखाया है कि मेरे पिताजी के खिलाफ उन्होंने किस डेट को हुआ और क्या किस्सा था वो? जनवरी 2022 को एक मीटिंग हुई थी, जहां पे इन्होंने मीटिंग का जो एजेंडा था कि वो अकाउंट के बारे में बोलेंगे, तो मैं और प्राजक्त परदेशी उस टाइम मीटिंग को गए और हमको एक अंदेशा था क्योंकि इनके पास अकाउंट दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ हमारे पर कुछ अटैक हो सकता है या कुछ, इसलिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो मीटिंग में हम लोग गए। वो वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे कमेंट में या फिर मैं चैनल टैग कर दूंगी, उस चैनल पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है, जहां पे आपको लगता है गलत हो रहा है या होने वाला है, आप वहां पे वीडियो शूटिंग कर सकते हो। तो मैं सोसाइटी की जो मीटिंग आप वीडियो शूट कर सकते हैं हाँ जी, आइदर वो कंडोमिनियम हो, आइदर वो कोऑपरेटिव हो या वो एडहॉक हो। यहाँ तक कि अभी हम दोनों जो बात कर रहे हैं ये मैं शूट कर रही हूँ, यहाँ तक कि पुलिस, अगर मैं किसी पुलिस ऑफिसर को मिलूं और उससे कोई बात करूं तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। रिकॉर्डिंग कहीं भी बैन नहीं है, इतना क्लियर लॉ है, फिर भी यहाँ पे भरत जादव, नदीम सैयद ने जहाँ पे वीडियो शूटिंग है वहां पे हम लोग मीटिंग को नहीं आएंगे ऐसे बोले थे। और की मीटिंग जो 26 जनवरी की मीटिंग जो हुई 2022 में, उस मीटिंग में हम लोग गए तो वहां पे आतिका, नदीम सैयद और कुछ औरतें अपनी कुर्सी छोड़कर हमारे अंग पे आ रहे थे। तो हमने सवाल क्या पूछा था, उसमें से एक 58 इयर्स की लेडी वो अजय को क्या बोल रही थी, तूने मुझे छेड़ा? हाँ, मैंने छेड़ा, मतलब मेरी वीडियो शूटिंग चालू है और मेरे चालू वीडियो शूटिंग में बोल रहे हैं कि मैंने उनको छेड़ा। मतलब एक सिविल मैटर को कैसे क्रिमिनलाइज करते हैं ये देखा। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आपके किस तरीके से अजय दाइड, अगर आप लोग इमेजिन करें तो एक बंदा जो फिटनेस ट्रेनर है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो सिर्फ लोगों को फिट रहना सिखाता है, और वो ऐसे एक स्कैम में, स्कैंडल में फंस गया और अब वो भाग रहा है यहाँ से वहां। इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन कब गए? 6 जनवरी गया मैं, 6 जनवरी 2022 को जी। मैं आपके साथ थी और भी फ्लैट ओनर आपके साथ थे। उस दिन क्या हुआ जरा आप बताएंगे, मतलब वो आपको याद होगा सीन क्या था? वो वहां पे क्या हुआ, हम लोग पूरे एविडेंस के साथ गए थे, वॉचमैन के साथ गए थे। तो वहां पे मैंने देखा कि जो अक्यूज्ड है उनको पुलिस ने आगे बिठाया, हमको पीछे बिठाया, अक्यूज को चाय पानी करा रहे हैं। उस दिन तो हमारे साथ विटनेस भी थे जो लोग स्पाई कर रहे थे। जी जी जी। तो उसमें जब मैं सवाल पूछ रहा था तो मुझे बाहर निकाल दिया कि तुम निकलो बाहर करके, पुलिस ने।
मतलब एक नॉन लीगल बैकग्राउंड है, तो सोचा कि पता नहीं क्या ही कर लेगा। जी तो जो सीनियर पीआई थे उस वक्त के सरदार पाटिल कोंडवा के, उन्होंने अजय को ह्यूमिलेट किया। जी फोन आ गया था आपका आई थिंक जी। इमीडिएटली। तो और मैडम को बोल दिए कि आपके बहुत बड़े वकील हो क्या। एकदम मतलब कैसे है, जो आप सही सवाल पूछो उसका सही जवाब आपको मिलेगा ही नहीं। तो अजय, जैसे कि मैं अभी पूरा प्रीवियस देख रही थी, तो पुलिस कंप्लेंट जब हमने किया फर्स्ट टाइम, जब आप, मैं, हमारे साथ कुछ और लोग गए, और जब उन्होंने बोला कि तुम क्या बहुत बड़ी एडवोकेट हो, आप तो वही थे उस टाइम, तो उस वक्त मेरा रिएक्शन क्या था? उस टाइम आप मैडम एकदम शांत थी। मैडम ने सिर्फ इतना पीआई को बोला कि मैं कंप्लेंट दूं या ना दूं। तो फिर मैडम ने फिर भी कंप्लेंट वहां पे दे दी, और उसके बाद फिर मैडम ने सीनियर के पास भी कंप्लेंट कर दी, और फिर पुलिस स्टेशन के ऊपर जो आपने नहीं, इमीडिएटली तो मैंने बाहर निकलते ही पुलिस स्टेशन से खड़े होते ही अजय, सबसे पहले मैंने, मेरे हस्बैंड ने महिला आयोग को, ह्यूमन राइट को, और उस ऑफिसर की जितनी हायरार्की है, एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी एंड कमिश्नर, सबको कंप्लेंट की कि अक्यूज को आगे बिठा के चाय पानी कराते हो, और जो कंप्लेंट लेकर आते हैं उनको ह्यूमिलेट करते हो, ये कौन सा कायदा, ये कौन सी पुलिसिंग है? के बाद में अजय, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे साथ थे 23 लोग। हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग आगे जाएंगे और कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्योंकि पुलिस तो कुछ करने वाली नहीं है। तो इसके आगे क्या हुआ अजय? इसके बाद हमने ये मैटर जो है मीडिया में हाईलाइट किया। सनशाइन हिल्स सोसाइटी 2 गेट के पास ही हमने मीडिया ट्रायल बुलाया था, तो वहां पे मीडिया के सामने हमने सब ये बातें बोली। हमने एक्सपोज किया था कि पुलिस हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो ये हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हमारी, हमारा न्यूज आ गई। न्यूज आने के बाद क्या हुआ? न्यूज आने के बाद फिर ये लोग चिढ़ गए। इन लोगों ने क्या किया, इस मैटर को क्रिमिनलाइज कर दिया। मैडम को झूठे केस में फंसाया गया इसमें। तो इसमें मैडम के ऊपर झूठी एफआईआर भी दाखिल हो गई। हाँ, वो 23 जनवरी वाला मैटर। हाँ, 23 जनवरी को उन लोगों ने आके मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर बोला। वो वीडियो है, मेरे व्यूअर्स ने देखा ही है, वो वीडियो में टैग भी कर दूंगी, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ बीच में प्ले भी कर दूंगी। तो खैर, ये तो क्रिमिनल मैटर हो गया, वो तो मैंने अलग से मेरे चैनल पे बनाया है। मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं अजय जी कि आप अकेले क्यों हैं? मतलब बिल्डिंग में कितने लोग हैं टोटल? 92 फ्लैट। तो आप अकेले क्यों कंप्लेनेंट हैं? नहीं, कंप्लेनेंट मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ 23 लोग और थे, लेकिन जब मैडम पे अटैक हुआ तो सब भाग गए। मतलब ग्रुप छोड़ दिया सबने पहले। हाँ, मतलब हमने जो व्हाट्सएप 6 लोग बचे। जी, 6 लोग बचे थे। 6 में से भी बाकी लोग हट गए जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंसाफ मिलना तो दूर, जो इंसाफ मांग रहा है उसके ऊपर ही एफआईआर झूठे दाखिल हो रहे, तो सबने छोड़ दिया। लेकिन मैंने फिर, मेरा बैकग्राउंड भी है कि मुझे झूठ सहन नहीं होता। डैडी फाइटर थे जी, तो मैंने अजय के डैडी ने ऐसी लड़ाई लड़ी है। जी, तो इसलिए मैंने मैडम का आखिरी तक साथ दिया। और फिर अभी आप जो देख रहे हो एफआईआर दाखिल हुई, इसमें मैडम का बहुत मुझे हेल्प हुआ है। और इसमें कैसा होता है, नहीं, इस टॉपिक पे आएंगे, पहले हम यहाँ आ गए। एफआईआर तो हमारी अभी आई 18 जून को। पुलिस, हमने जब कंप्लेंट की, मतलब आपने जब कंप्लेंट की, आप एक में कंप्लेनेंट थे, एक में आपके फ्रेंड प्राजक परदेसी कंप्लेनेंट थे, एक कंप्लेंट में इलियास मखदूम थे, फिर एक कंप्लेंट में मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड का मैटर तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, वहां पे कई लोग ने अटेंड भी किया है, और वो चलता रहेगा। हम पुलिस स्टेशन नहीं लाएंगे मैटर को, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बोलना है कि पुलिस से ज्यादा स्ट्रांग है कोर्ट। तो कोर्ट जो उनको मारेगा ना, वो पुलिस नहीं कर पाएगी। तो मेरे हस्बैंड का बिलीव यही है। आपने वो मैसेज संभाल के भी रखा हुआ है, जो आपने भी रिसेंटली मुझे भेजा था कि मार्क माय वर्ड्स कि एफआईआर तो आएगी, और ये आपको बहुत इजी होने वाला है नहीं। तो मेरे हस्बैंड का बहुत बिलीव है, वो भी लॉ बैकग्राउंड से ही है। तो वो बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे अजय जी कि जो आपकी सर्विसेज डिस्कनेक्ट की गई, और जब आप उस बात को लेकर पुलिस स्टेशन गए, तो क्या हुआ? आपकी कंप्लेंट ली गई, आपके साथ और भी फ्लैट ओनर थे, उस वक्त क्या हुआ? जी, जैसे मैंने बोला कि फ्लैट ओनर और नहीं थे मेरे साथ, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं बची थी। बाकी फ्लैट ओनर्स के भी जो है कनेक्शन कार्ड दिए थे, लेकिन मैं जाके वहां पे जो सीनियर पीआई है उनके साथ मिला, तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, जो कमेटी मेंबर है वो कनेक्शन काट सकते हैं पानी का। मतलब पुलिस अपने मन से चल रही थी, जो अक्यूज बोलेंगे वो मैं करूंगा। जी, फिर भी मैंने वहां पे रिटर्न कंप्लेंट दिया, और रिटर्न कंप्लेंट में मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि पुलिस जो है मेरे को इसमें मेरी कंप्लेंट ले नहीं रही है, और पुलिस का भी ऐसा कहना है कि कमेटी जो है इसेंशियल सर्विसेज को काट सकती है। तो मैंने उस टाइम जो मेरा एनसीबी नहीं लिया उन्होंने, तो मैंने नॉर्मल कंप्लेंट वहां पे दाखिल की। एक कंप्लेंट आपने दाखिल किया, तो ये सारे हमने एविडेंस बनाए, आपकी कंप्लेंट, ये सब चीजें। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको पूछूंगी। अभी बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे, या फिर वो अक्यूज जो आपकी एफआईआर में, वो भी हमें सुन रहे होंगे, क्योंकि वो लोग भी मुझे बहुत शौक से सुनते हैं।
तो उनका बोलना लगा कि हम लोग कमेटी मेंबर है और हमारे साथ इतने सारे लोगों का समर्थन है, तो क्या लोगों का समर्थन होना उनको अक्यूज नहीं बनाता है, या उनके अकाउंट में जो उनके फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? जी, मैं इसमें हाथी और कुत्ते का एग्जांपल दूंगा। हाथी सच है, कुत्ते हजार है, भौंकते रहेंगे, और सच को किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। सच हमेशा आखिरी में जीत जाता है। आप झूठ 100 झूठ एक साथ आ जाओ और सामने एक सच को रख दो, तो 100 झूठ जस्ट वो आदमी के साथ 100 लोग हैं, इसलिए वो सच नहीं बन जाता है। एग्जैक्टली, मतलब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, आपने बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक स्टेटमेंट की स्टोरी बताइए। बैंक स्टेटमेंट तो हमारे पास कुछ दिनों का था, सब कुछ था नहीं, तो बैंक स्टेटमेंट सर्टिफाइड कैसे मिला आपको? आप बोल रहे आप सवाल पूछते तो ये लोग मारने आते, आप सवाल पूछते मीटिंग में आएंगे तो ये लोग अपनी वाइफ को या अपनी माओ को आपके आंख पे छोड़ते कि मुझे छेड़ रहा है, रेप कर रहा है, तो कैसे आपको सर्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट मिल गया कि वो बैंक स्टेटमेंट देखते ही जज ने ऑर्डर दे दिया? तो इसमें कैसे हर महीना मैं फॉलोअप ले रहा था, पुलिस स्टेशन जा जाके कैसे ले रहे थे? आरटीआई फाइल कर रहे थे? जी। और फिर इसमें लेकिन एक मेन बात हुई कि जब 27 लोगों के खिलाफ मैडम की जो एफआईआर के ऑर्डर आई कोर्ट में, हाँ। तो ये जो पुलिस जो अक्यूज को सपोर्ट कर रही थी, ये पुलिस ने ही हमको ये फिर एविडेंस दे दिया कि ये अकाउंट स्टेटमेंट हमको मिला। हाँ, नवंबर 2022 में याद है मुझे, उंदरी पुलिस स्टेशन में सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे थे। जी। तो उसके बाद आपको ये बैंक स्टेटमेंट मिला। ये बैंक स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली मिला या फिर उन लोगों ने कहीं सबमिट किया? तो ये सर्टिफाइड जो बैंक स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली आपको मिला या उन्होंने कहीं सबमिट किया? नहीं, ये तो उन्होंने सबमिट पुलिस के पास किया था। किसने? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एपीआई शिंदे थे, उनके पास सबमिट किया था। तो एपीआई शिंदे ने हमको डीडीआर जाने के लिए बोला था, और एपीआई शिंदे ने पूरे डॉक्यूमेंट्स डीडीआर में सबमिट कर दिए थे। मतलब हम कंप्लेंट नहीं लेंगे जी, तो वहां जाओ। हाँ, जो मतलब कैसे है, जो भी जैसे भी मैनेज किया है पुलिस को, लेकिन पुलिस ने क्या किया, वफादारी निभाई। हाँ, डॉक्यूमेंट्स डीडीआर के पास भेज दिया। फिर डीडीआर के पास हमने कंप्लेंट की, वहां पे पूरी केस चली, और डीडीआर से फिर हमको ये सर्टिफाइड कॉपीज मिली। अच्छा, फिर वो मिलने के बाद में डीडीआर में आपका केस चला? जी। डीडीआर में आपकी हियरिंग हुई जी। वो हियरिंग में कितना प्रोसेस लग गया आपको? लगभग 6 से 8 महीने लग गए। 6 से 8 महीना। तो ये सब चीज तो आपकी 2023 तक हो गई होगी, लेकिन आपकी एफआईआर उसके भी 1 साल के बाद आई, तो ये 1 साल में आपने क्या किया? तो आपकी ऑर्डर कब आई ये वाली? जून 2023 में मुझे ऑर्डर मिली, और डीडीआर की? जी, उसमें मेंशन किया था कि अकाउंट दिखा दो करके। डीडीआर ने फिर वो जब रिपोर्ट आया उसके बाद फिर मैंने मेल्स किए, व्हाट्सएप पे भेजा कि डीडीआर का ऑर्डर है, अभी तो अकाउंट दिखा दो। नहीं दिखाया? नहीं दिखाया फिर भी। डीडीआर के कितना फॉलो किया? मतलब डीडीआर का ऑर्डर भी उन्होंने माना नहीं माना, मतलब ये लोग पुलिस ही सब कुछ है जी। पुलिस को मैनेज कर डाला तो लाइट झिंगा डाला, वो वाली बात हो गई। तो फिर ये जो 1 साल आपका लगा, इस 1 साल में क्या क्या हुआ आपके साथ? फिर 1 साल में फिर क्या हुआ, जो नई कमेटी आई, इसमें दुर्गा ने हमको बोला कि मैं टेक ओवर करती हूँ। दुर्गा कौन है? अभी जो सोसाइटी की रेसिडेंस है, जिसने चेयरमैन करके पोस्ट संभाली यहाँ पे, और वो मुझसे मिली, मैडम से मिली, और उसने बोला कि भरत यादव, नदीम सैयद, जो भी पिछले कमेटी है उनका मैं आपको पूरा कच्चा चिटका मैं आपको सामने रख दूंगी। फिर हमारे साथ जो डीडीआर भी आई, और डीडीआर में भी उसने हमारे सामने एक एप्लीकेशन किया जी, भरत यादव के अगेंस्ट। जी, कंप्लेंट किया भरत यादव के अगेंस्ट, और फिर नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि उसने वो एप्लीकेशन वापस ले लिया। हाँ। और क्या हुआ, अगले 6-8 महीने वो हमको सिर्फ गोल गोल घुमाती रही, लेकिन उसने कोई पक्का स्टैंड नहीं लिया है ये अक्यूज के खिलाफ। तो आपकी एफआईआर में दुर्गा चौबे का भी नाम है? हाँ, ऑब्वियसली है, क्योंकि क्या जी, क्योंकि क्या इसमें क्या हुआ, वो हमको वो डॉक्यूमेंट्स जो है हमको जो चाहिए थे वो नहीं दिखा रही थी। मतलब वो एक तरीके से वो जो अक्यूज है उनको सपोर्ट कर रही थी। एग्जैक्टली। तो फिर इसके बाद में आपने ये सारे एविडेंस लेके और फिर आपने केस फाइल कर दिया जी। तो आप बताइए हमारे व्यूवर्स को लगता है कि कोर्ट कचहरी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, तो कितने महीने में आपकी ऑर्डर आई कोर्ट से? देखो, ये ऑर्डर मेरी आई 4 महीने में। मैं इसमें आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसमें जो अक्यूज है, इनके पास लोगों का इतना पैसा आया होता है, वो हर सिस्टम को मैनेज करते हैं। जैसे उसमें आप ये लोग है ना, आपके वकील को भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको ईमानदार वकील मिलना बहुत जरूरी है। मतलब लोग बोलते हैं ना, कोर्ट प्रोसीडिंग को बहुत टाइम लगता है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपका जो वकील है वो आपको सही गाइडेंस नहीं करता है। जब वकील मैनेज हो जाता है तो बहुत साल लग जाते हैं। मुझे 4 महीने में ऑर्डर मिल गई। लोगों की ऑर्डर सालों साल नहीं आती, 2 साल 3 साल तक ऑर्डर नहीं आती। तो अजय, क्या आपको मालूम है कि आपने कितने लोगों पे एफआईआर की है और उनका क्या क्या रोल है? 15 लोगों पे एफआईआर हुई है, और एफआईआर होने के बाद प्रभात न्यूज़पेपर ने भी मेरा इंटरव्यू लिया है, ये न्यूज को पूरा कवर किया है। तो
15 लोगों पे FIR हुई है जी। अच्छा, आपको क्या उनके नाम पता है? आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को उनके नाम? जी, FIR हुई है नदीम सैयद, अतिका सैयद, दोनों हस्बैंड वाइफ है, भरत जाधव, सोनल भट्टी बंगेरा, शालू लालवानी, और जो इनका ऑडिटर था शिरके, जिसपे और भी पहले अच्छा, ऑडिटर पे भी FIR हुई। ऑडिटर का रोल क्या था, आप ये बताइए, ऑडिटर ने क्या किया था? ऑडिटर ने क्या किया, इनका जो जमा खर्च है इसको पूरा लिपापोती करके ऐसे दिखाया कि कुछ झोल हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो सीए ऑडिटर का तो काम होता जी। है कि जब भी आप कोई लूप होल पकड़ो तो उसे रिपोर्ट करो, जी। बट उन्होंने क्या किया कि उसको पूरा कवर अप कर दिया। जी। और उनकी रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया, आई थिंक रिपोर्ट सी में उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने झोल झपाला किया है। सुनील देवकुमार चौबे का नाम भी लिखा है और लिखा है कि हुआ लेकिन आगे से नहीं करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने ये भी मेंशन किया ना अजय कि कैश आप लोग इतना ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो जो आपकी कंप्लेंट आई है ये भरत जाधव के ऊपर, ऑलमोस्ट कितना भरत जाधव के अकाउंट में कैश गया है? मुझे 1 से 1.5 साल में जो आपने बैंक स्टेटमेंट देखा, 8 से 9 लाख तो गए होंगे। प्लस इसमें सोनल भट्टी बंगेरा के अकाउंट में भी गए हैं। जब भी हमने ये सवाल उठाया है कि अकाउंट से पैसे सोनल के अकाउंट में गए, तो सोनल का एक ही आंसर है, मैंने अकाउंट में वापस डाले भी है, ये आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, हम लोग नहीं बता रहे, तुम बता दो। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हैं ये वेग स्टेटमेंट तो नहीं है आपका, आप जो बोल रहे हैं बारे में चेक नंबर है जी। ठीक है, आप पुलिस को भी ये सब देने वाले हैं, आपने कोर्ट में भी दिया है, ये बैंक स्टेटमेंट दिया है, पूरा FIR ही टेक्निकल के ऊपर है, इसमें कुछ मतलब अलग वे से हो ही नहीं सकता। टेक्निकली FIR, अपना डॉक्यूमेंट बेस्ड FIR जो फ्रॉड है, मतलब अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भरत जाधव के अकाउंट में इतने पैसे गए, सोनल के अकाउंट में इतने गए। और नदीम जो है वो 2-2 सिग्नेचर करते थे, उस बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, नदीम जो है जब ट्रेजरर सेक्रेटरी जी, मैडम को जब झोल के बारे में पता चला तो मैडम ने इमीडिएटली रिजाइन किया। मैडम ने रिजाइन करने के बाद ट्रेजरर और सेक्रेटरी, ये दो पोजीशन पे नदीम अपनी बहुत बड़ी साइन करता था। दिखाऊंगी आपको वो साइन भी। और दूसरा नाम बताइए और कौन कौन इसमें जो है पास्ट कमेटी मेंबर्स भी है, जिसमें कौशिक सेनगुप्ता है, सुनील देव कुमार चौबे है, सुनील देव कुमार चौबे अभी फिलहाल बिल्डिंग में नहीं है, उन्होंने घर बेच दिया है। अच्छा। कौशिक ने भी घर बेच दिया है, यही इश्यूज के बाद में उन दोनों ने घर बेच दिया है। दुर्गा चौबे है, संतोष बाबर है, संतोष सांगा है, जॉन वेस्ली है, जेसिका डायस है, प्राजक्त गावित है, सत्येंद्र जायसवाल है, ये सब नाम है। तो अभी FIR तो आपकी आ गई, FIR आपकी क्या डेट को आई थी? 18 जून को 2025। अच्छा, और ऑफेंस कब रजिस्टर्ड हुआ? ऑफेंस हुआ 30 जून को, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 दिन बाद जी इसमें डिले हो गया जी। अच्छा, अभी FIR के बाद में आज जो हमारा पॉडकास्ट ये शूट हो रहा है ये 10 जुलाई को हो रहा है, तो इन 10 दिनों में 11 दिनों में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, आपको कुछ पता है? मुझे पुलिस के पास से इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में कोई फोन नहीं आया, लेकिन इसमें फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि पुलिस ने क्या किया, इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखा। किसको दिया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन खारेपटल पुलिस स्टेशन में। तो अजय 30 तारीख को आपकी FIR होती है और आज 10 तारीख है, इस बीच में पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, आपके एलिगेशन क्या है अक्यूज पर, और अभी स्टेटस क्या है आपके FIR का? मेरा FIR का बेस ही है एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फ्रॉड, तो ये सब कलम उस FIR में है जो कि नॉन बेलेबल है और उसमें अटक होना जरूरी है, जिसमें पुलिस ने अभी तक अटक नहीं किया है। जब हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है API रतनदीप गायकवाड़, पिछले 6-8 महीनों से उनसे कई बार मिल चुकी हूँ। हाँ, बट इसमें कैसे, मैंने उनको जब पूछा कि ये इसमें अटक होना जरूरी है तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें DCP का ऑर्डर लगता है अटक करने के लिए। तो फिर इसमें मैंने क्या किया, RTI किया है कि अगर DCP का ऑर्डर लगता है तो मुझे कौन से सेक्शन के अंडर DCP का ऑर्डर लगता है, जहां पे कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, तो DCP का कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें ऑर्डर लगते हैं। GR मिला वो? मिलेगा तो मुझे भी देना, मुझे भी देखना है। नहीं, अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला है। फिर इसके बाद में मैडम को लेके सीनियर PI को भी जाके मिला, तो उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि इसमें अटक भी होगा, इसमें कार्रवाई भी होगी। सीनियर PI मान सिंह पाटिल सर ने हमें बहुत मतलब उस दिन एक एश्योरेंस दिया कि सबकी अटक होगी, सबको बता। इवन तो आपको तो याद होगा, मैं आपके साथ ही बैठी थी, हमें मान सिंह सर ने क्या बोला कि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं तो क्लियर कट चीटिंग बनती है ना। मतलब अगर अभी आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगी, आप बताइए कि अगर बिल्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है और वो लोग पैसा ले रहे हैं तो पुलिस भी मान रही है चीटिंग है, तो भी पुलिस ने FIR नहीं ली। हम कोर्ट से ला रहे हैं तो बोल रहे अटक नहीं बनता है जी। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पुलिस इनको प्रोटेक्ट करेगी? मुझे तो लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए ना, हमारा पॉडकास्ट लीगल है, आप बिल्कुल डरिए मत, बोलिए। अच्छा जी, इसमें कैसा है, बहुत एफर्ट लेने पड़े। जब पुलिस ने FIR लेने से इनकार किया था तो कोर्ट से हम लोग ऑर्डर लेके आए,
एफआईआर दाखिल की, फिर भी अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, तो पुलिस आखिरी तक मुझे लगता है यही सपोर्ट करेगी कि इनमें अटक ना हो या कार्रवाई को डिले करने का कोशिश करेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि समहाउ अभी भी पुलिस अक्यूज को प्रोटेक्ट कर रही है और आगे करती रहेगी? जी। पुलिस ने 2022 से 2025 तक ना ही आपकी एफआईआर ली, उल्टा आपके ऊपर 1-2 एनसी बना दिए गए। अब कंडीशन ये है कि जितने भी अक्यूज पर एफआईआर आई है उनमें से कितने लोग यहाँ रहते हैं अभी इस फिलहाल? इनमें से 3 तो रहते थे, अभी वो भी नहीं रहते, वो भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो पुलिस तो यही बोलेगी कि हम उन्हें ट्रेस कैसे करें। हाँ, यही तो लंबा खींचने के तरीके हैं पुलिस के अभी। तो अजय, आपको क्या लगता है कि जब पुलिस ने 2022 से लेकर आज तक अक्यूज के खिलाफ एक भी गुना दाखिल नहीं किया और आज जब आप कोर्ट से एफआईआर लेकर आ रहे हैं, तो कोर्ट की एफआईआर पर आपको पुलिस बोल रही है कि हाँ ये तो क्लियर कट चीटिंग है जी, क्या लगता है आगे पुलिस इनकी अटक करेगी? ये एफआईआर का मतलब ही है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर जो है, लोगों को लगता है कि एफआईआर दाखिल कर दी तो बस काम हो गया। अभी एफआईआर के बाद पुलिस के पास 2 या 3 मुझे पता नहीं महीने रहते हैं चार्जशीट दाखिल करने के लिए। नहीं, एज पर बीएनएसएस अभी न्यू रूल के हिसाब से 60 डेज में चार्जशीट फाइल करना है। हाँ, तो चार्जशीट फाइल करने के पहले पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसमें आपको पुलिस के साथ फॉलोअप करना है कि प्रोग्रेस कहां तक हुआ है, कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। प्लस पुलिस से ये पता करो कि इन्वेस्टिगेशन क्या स्टेज पे चल रही है। और पुलिस ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे, तो वो फर्स्ट डेट पे यू शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, वहां पे खड़े रह के देखो कि क्या स्टेज है। बट लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, मैंने देखा है लोग एफआईआर कर दी बस बात खत्म। पुलिस चार्जशीट डाल रही है, नहीं डाल रही है, पुलिस ने चार्जशीट में 20 समरी फाइल की है, पता नहीं है, चार्जशीट कोर्ट चली गई है, अक्यूज क्या कर रहे हैं वहां पे, अक्विट हो जा रहे हैं, कुछ भी झूठ सच बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं होता है। एफआईआर बोलते फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, फाइनल आप बैटल जीत गए ऐसा नहीं है। अच्छा, एक क्विकली हम लोग अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे, कुछ चीजों से आपकी एडवाइस लेंगे। जैसे कि आपने बताया कि हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, हमको हिसाब नहीं दिया जा रहा है, तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? कंडोमिनियम हो या कोऑपरेटिव हो, सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है कि आप एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाओ। जैसे आप मेल के द्वारा पूछो, इनको हिसाब के बारे में पूछो। अगर ये हिसाब नहीं देते हैं आपको, तो फिर आप एक पुलिस को भी लेटर लिखो कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस है, तो वहां पे भी आप एक कंप्लेंट करो। जो अगर पुलिस के पास भी कंप्लेंट करने के बाद आप डीडीआर जा सकते हो, वहां पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। कोऑपरेटिव कोर्ट भी जा सकते हो अगर आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो आपको तो बहुत इजी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो केस है, वहां पे आप कोर्ट में आप दाखिल कर सकते हो। मतलब अगर आपकी बिल्डिंग भी कोऑपरेटिव होती तो बहुत इजी होता है ऐसे कल्प्रिट को पकड़ना। हाँ, तो ये 4.5 साल लगे। ये अक्यूज जो इनको पता है, अक्यूज को पता है कि सोसाइटी रजिस्टर नहीं है, तो वो पैसा खाना बहुत इजी है, नहीं बैठता है। हाँ, कायदा नहीं बैठने की वजह से। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछेंगे आपको कि ये तो ठीक है, आपने बोला कि आप लड़ रहे हैं, आप फाइटर है, आपके डैडी फाइटर थे, कुछ सपोर्ट मेरा भी आपको था, कुछ हम लोगों ने आरटीआई फाइल किया, कुछ हम पुलिस के पीछे लगे, हमने पूरा बैकग्राउंड बना के, डॉक्यूमेंटेशन बना के ये लड़ाई लड़ी। लेकिन इसके पीछे क्या आपको स्ट्रेस हुआ? आपकी मेंटल स्ट्रेस क्या थी? आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी का आपको क्या सपोर्ट था? आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट क्या था? बिल्डिंग वालों की नजर में आप विलन थे, हीरो थे, आज आप क्या हैं? और आप क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर को कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो है तो उन्हें क्या करना चाहिए? लड़ाई छोड़ देना चाहिए या लड़ना चाहिए? देखो, इसमें अभी तरह तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ फाइटर होते हैं। सबसे खतरनाक लोग जो वो होते हैं जो कोई स्टैंड नहीं लेते, न्यूट्रल होते हैं कि जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। ऐसे अगर आपको फाइट करना है तो आप ये सोच के चलो कि लड़ाई इजी नहीं होने वाली, ये लंबी चलने वाली लड़ाई है। तो इसमें अब आपके साथ कोई हो या ना हो। आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी क्या आपको? जी नहीं, इसमें तो मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रांग है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से है। वाइफ बहुत स्ट्रेस में थी कि आप ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ इनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो, तो आपको पता नहीं ये लोग क्या करेंगे वगैरह। अभी आपकी वाइफ का क्या बोलना है? जी नहीं, अभी तो वो पूरा, और अभी मतलब जो मुझे वाइफ से ताने मिलते थे, तो अभी तो वो मतलब एग्जाम्पल देती है कि मेरे हस्बैंड ने ये करके दिखाया। मतलब एक नहीं, बात सही है। बिल्डिंग वालों ने क्या आपको, मतलब कैसे आपको एक नजरिया कैसे बनाया आपके बारे में?
बिल्डिंग वाले क्या सोचते थे आपके बारे में? आप मीटिंग में जाते थे, आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछते थे, आप ईमेल पे आपके क्वेश्चन रेज करते थे, तो कोई बिल्डिंग वाले ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं अजय यू आर अ ट्रू फाइटर? अभी यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे कैसे एक चीज है कि जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं अभी एफआईआर के ऑर्डर लेके आया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि ये फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ मैं एफआईआर के ऑर्डर लेके आया। बिल्डिंग वालों में से किसी ने एक ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। उनको ऐसे लगता है कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो फिर पैसा ना मांगे हमसे। बुरे बन जाएंगे। हाँ, या ऐसा उनकी नजर में बुरे बन जाएंगे जी। जो अक्यूज है, मतलब अक्यूज इनके फ्रेंड्स है। हाँ, एक टाइम ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। या तो दोस्ती है या डर है अक्यूज से। तो अभी आप बताइए कि एट प्रेजेंट आपकी बिल्डिंग में जो सिचुएशन है वो क्या है? पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, सीसीटीवी की, उसके अलावा जो भी आप लोगों को फैसिलिटीज मिलती है बिल्डिंग में, जो भी आपको बिल्डर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो वो सारी आपको बेसिक एमिनिटीज मिल रही है या फिर इन लोगों की वजह से क्या अफेक्ट हुआ है? यहाँ पे अभी सिर्फ मतलब बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया था, मतलब स्विमिंग पूल, गार्डन और क्लीनलीनेस, ये सब अभी कुछ नहीं है। सब जो बेसिक है, पानी का क्या स्टेटस है? पानी अभी 2 घंटा मैक्सिमम आता है दिन में। मॉर्निंग में 1 आवर, इवनिंग में 1 आवर, वो भी न्यू कमेटी ने हैंड ओवर लिया है जी, तो आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा पहले में और अभी में आप बिल्डिंग में क्या चेंजेस देख रहे हैं? मतलब पहले का जो आप आते थे, आप ये डिस्प्यूट होने से पहले, तब बिल्डिंग को आप क्या सोचते थे कि मैंने कहाँ घर लिया है, और अब आप क्या सोचते हैं मैंने कहाँ घर लिया है? पहले तो मैंने जब लिया था तो ऐसा लगा कि पता नहीं, मतलब एक लेवल ऊपर लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने घर लिया। यहाँ पे अगर मैं जब आता था तो लोग अच्छे से स्विमिंग वगैरह करते थे, तो एकदम ऐसा लगता था कि कोई किसी हाईफाई सोसाइटी में आ गया। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट सिनेरियो अभी हो गया है। एकदम ऐसा लगता है कि कोई किसी खंडर में जा रहा हूँ। क्लियरली इसका ब्लेम किसको देंगे आप? इसका ब्लेम पहले तो मतलब बिल्डर को जाएगा, और फिर जो जितने भी इलीगली मैनेज किया है जिन लोगों ने, ये 15 लोग, तो उनको क्लियरली ब्लेम करूंगा। और जो लोगों ने उनको सपोर्ट किया और जो आज चुप है, उस वक्त वो सपोर्ट कर रहे थे, आज चुप है, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? आज भी ऐसे लोग हैं जिन मतलब प्रूफ होने के बावजूद भी बोलते हैं कि प्रूफ नहीं है इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलने वाले लोग भी अभी तक सोसाइटी में है। तो अजय, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके जी। तो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा अजय का ये पॉडकास्ट, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं और आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और आप चाहते हो उस बारे में कुछ भी गाइडेंस लेना, तो आप कमेंट में आपकी बिल्डिंग का नाम या आपके इश्यू को लिख सकते हैं। अजय या मैं या हमारी टीम, जिसे भी टाइम मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम उस बारे में गाइडेंस जरूर देंगे, और इस एफआईआर का आखिरी अंजाम क्या होता है वो भी आपको जरूर बताएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका अजय जी। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले ऐसी पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को जरूर सपोर्ट करना।